इतिहास की किताबों में कुछ साम्राज्य सदियों तक अपनी छाप छोड़ते हैं, तो कुछ एक तेज रोशनी की तरह चमकते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। खिलजी वंश कुछ ऐसा ही था। एक ऐसा साम्राज्य जो चला तो सिर्फ 30 साल, लेकिन उसने दिल्ली सल्तनत और पूरे भारत के नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कोई भी साम्राज्य इतनी तेजी से अपनी बुलंदी पर पहुंचकर उतनी ही तेजी से खाक में कैसे मिल सकता है? चलिए आज इसी दिलचस्प और नाटकीय कहानी की पड़ताल करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है गुलाम वंश के खंडहरों पर। एक नया वंश उभर रहा था, जिसकी नींव में मिट्टी और गारा नहीं, बल्कि खून और बेइंतहा महत्वाकांक्षा थी। जरा फर्क देखिए। एक तरफ थे इस वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, इतने नरम दिल कि अपने खिलाफ बगावत करने वालों को भी माफ कर देते थे। और दूसरी तरफ था उन्हीं का भतीजा अलाउद्दीन, जिसकी रगों में रहम नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने की भूख दौड़ती थी। और फिर 1296 में उस भूख ने अपना रंग दिखाया। अलाउद्दीन ने भरोसे का गला घोट दिया। अपने ही चाचा का कत्ल करके वो दिल्ली का सुल्तान बन बैठा। और यहीं से शुरू हुआ खिलजी वंश का वो दौर, जो सबसे शानदार भी था और शायद सबसे बेरहम भी। असल में खिलजी वंश की कहानी ही अलाउद्दीन की कहानी है। ये एक ऐसा दौर था जिसमें जीत थी, सख्त नियंत्रण था और ऐसे सुधार थे जो पहले कभी किसी ने सोचे भी नहीं थे। अलाउद्दीन का प्लान ना बिल्कुल सीधा और साफ था। इसके दो हिस्से थे। पहला, बाहरी दुनिया को जीतो, अपनी फौजों को आगे बढ़ाते रहो, सल्तनत को फैलाते रहो। और दूसरा, सल्तनत के अंदर हर चीज पर पूरा नियंत्रण रखो। ऐसे नियम बनाओ कि सत्ता की लगाम सिर्फ और सिर्फ सुल्तान के हाथ में रहे। अब जरा उसकी जीत की रफ्तार पर गौर कीजिए। सिर्फ 10 साल के अंदर उत्तर भारत में गुजरात, रणथंभोर, चित्तौड़ सब उसके कदमों में थे। लेकिन वो यहीं नहीं रुका। उसकी नजरें दक्षिण भारत के बेशुमार खजाने पर थीं और देखते ही देखते देवगिरी से लेकर दूर मदुरई तक उसकी हुकूमत का डंका बजने लगा। अब यहां अलाउद्दीन ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव खेला। उसने दक्षिण के राज्यों पर सीधा कब्जा नहीं किया। इसके बजाय उसने उन्हें सहायक राज्य बना दिया। मतलब राजा आप ही बने रहो, हुकूमत आप ही करो, बस हर साल सोने चांदी से भरा एक भारी नजराना दिल्ली भेजते रहो। इस तरह बिना किसी सिरदर्दी के दक्षिण की सारी दौलत दिल्ली की तरफ बहने लगी। लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर नहीं चलता। उसे चलाने के लिए एक सिस्टम चाहिए था। अलाउद्दीन को ये बात पता थी और उसने जो सिस्टम बनाया उसकी एक कीमत थी जो हर किसी को चुकानी पड़ रही थी। उस वक्त सेना में भ्रष्टाचार बहुत था, तो अलाउद्दीन इसका एक तोड़ लेकर आया। दाग और चेहरा सिस्टम। दाग यानी सेना के हर घोड़े पर एक शाही निशान लगा दो, ताकि कोई अच्छा घोड़ा हटाकर उसकी जगह कमजोर घोड़ा न ला सके। और चेहरा, हर सैनिक का पूरा हुलिया लिख कर रखो। नतीजा, एकदम पक्का हिसाब, कोई घपलेबाजी नहीं। अब सवाल यह था कि इतनी बड़ी फौज को तनख्वाह कैसे दी जाए। अलाउद्दीन का आइडिया एकदम रेडिकल था। बाजार को कंट्रोल कर लो। उसने हर जरूरी चीज की कीमत तय कर दी, अनाज से लेकर कपड़े तक, घोड़ों से लेकर गुलामों तक। कोई भी तय दाम से ज्यादा पर सामान नहीं बेच सकता था। और अगर किसी ने जरा सी भी हेराफेरी करने की सोची तो सजा इतनी भयानक थी कि बाकियों की रूह कांप जाए। तो अलाउद्दीन का समाज कैसा था? इसे एक पिरामिड की तरह समझिए। सबसे ऊपर मुट्ठी भर अमीर लोग और खुद सुल्तान, बीच में सैनिक और व्यापारी। और इस पूरे पिरामिड का सारा वजन कौन उठा रहा था? किसान, आबादी का सबसे बड़ा और सबसे बोझिल हिस्सा। और ये बोझ कितना था, जरा इस आंकड़े को देखिए। 50%, मतलब किसान अपनी मेहनत से जो भी उगाता उसका सीधा सीधा आधा हिस्सा सुल्तान के तिजोरी में टैक्स के तौर पर चला जाता था। इसी पैसे से अलाउद्दीन की विशाल सेना और इसके साम्राज्य का खर्चा चलता था। कहते हैं ना, सत्ता का शिखर बहुत अकेला होता है। अलाउद्दीन के साथ भी यही हुआ। अपने आखिरी सालों में उसकी सेहत गिरने लगी और वो हर किसी पर शक करने लगा। इसी दौरान उसका सबसे भरोसेमंद जनरल मलिक काफूर बहुत ताकतवर हो गया और महल साजिशों का अड्डा बन गया। और जैसे ही वो एक मजबूत खंबा यानी अलाउद्दीन गिरा, पूरा का पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। और ये पतन बहुत तेज, बहुत ही अचानक था। 1316 में अलाउद्दीन की मौत हो गई, पर यह सिर्फ एक सुल्तान की मौत नहीं थी। ये उस सिस्टम की मौत थी जिससे सिर्फ और सिर्फ अलाउद्दीन ही चला सकता था। उसके जाते ही दिल्ली की गद्दी पर एक ऐसा खालीपन आ गया जिससे कोई भर नहीं सका। गद्दी पर बैठा उसका बेटा मुबारक शाह,
और उसने आते ही अपने पिता के बनाए सारे कायदे कानूनों को ताक पर रख दिया। अनुशासन की जगह ऐशो आराम ने ले ली और सल्तनत की नींव कमजोर पड़ने लगी। जिस सल्तनत की नींव ही खून से रखी गई थी, उसका अंत भी खून से ही हो रहा था। सिर्फ 4 साल के अंदर मुबारक शाह का भी कत्ल कर दिया गया और करने वाला था उसी का अपना सेनापति खुसरो खान। अब तक सारी व्यवस्था बिखर चुकी थी। लेकिन खुसरो खां की बादशाहत भी चांद दिनों की मेहमान थी। कुछ ही महीनों में एक और ताकतवर सरदार गाजी मलिक ने उसे हरा दिया और दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। ये जो दौर था, इसकी अस्थिरता यहां साफ दिखती है। एक तरफ अलाउद्दीन का 20 साल का मजबूत शासन, और उसके बाद देखिए उसके बारिश कुछ साल या कुछ महीने भी मुश्किल से टिक पाए। सत्ता अब किसी के हाथ में रुक ही नहीं रही थी। और बस इसी के साथ 1320 में खिलजी वंश का 30 साल का अध्याय खत्म हो गया। गाजी मलिक ने एक नए वंश की शुरुआत की, तुगलक वंश। तो आखिर में ये सवाल तो बनता ही है कि जिस लोहे जैसी पकड़ से अलाउद्दीन ने अपना साम्राज्य बनाया, क्या वही पकड़ उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, या फिर यही वो वजह थी कि उसके जाते ही सब कुछ बिखर गया, क्योंकि उस सिस्टम को उसके अलावा कोई और चला ही नहीं सकता था। ये एक ऐसा सवाल है जो सत्ता के स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बताता है।